आपसे गुजारिश है कि ऐसी जब न्यूज़ आती है ना, तो इनको आप प्रॉपर तरीके से एक जिम्मेदार विद्यार्थी की तरह से इन्हें लिख लिया करें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब परीक्षाओं में आती है तब आप इधर उधर के आंकड़े खंगालने लगते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इन चीज़ों को, और मैं ये आपको अश्योर कर रहा हूँ कि क्लास पूरी होने के बाद में ये कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। तो आप केवल सिंसियरली अगर कोई नई बात पता चले, जैसे आप में से अधिकांश लोगों को ब्लैक बजट नहीं पता होगा, ब्लैक बजट किसको कहा गया था। तो साथियों 1973-74 में ऐसा हुआ था, जो बजट प्रस्तुत किया गया वो घाटे का बजट था, 50 करोड़ रुपए का हमारे पास में घाटा था, यानी हमारे पास पैसा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में राज्यसभा मेंबर टू होल्ड द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो प्रणब मुखर्जी ऐसे व्यक्ति बन गए थे। तो कहने का मतलब क्या है, इस बजट को मतलब ब्लैक बजट कहा गया क्योंकि बजट में पैसे ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही बजट जो 1991-92 का आया वो काफी ज्यादा मेमोरियल बजट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में हम एलपीजी रिफॉर्म ले आए थे। एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद ही तो देश की तरक्की सबसे ज्यादा हुई थी। ड्रीम बजट कहा जाता है 1997 और 98 के बजट को, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक रिफॉर्म का रोड मैप तैयार किया गया था। एक बार का बजट जिसमें अंतरिम बजट 1992-93 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है, जिसकी वजह से देश के अंदर इकोनॉमी में जो आज आप छलांगे लगती हुई देखते हैं वो इसके पीछे का बड़ा कारण है। एक समय ऐसा हुआ था जब देश ने इंपोर्ट ड्यूटी को 300% से घटा के 50% कर दिया था, तो ये एलपीजी रिफॉर्म की बहुत बड़ी चीज मानी गई थी। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। भारत के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर कहां क्या मेंशन है, तो आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द मेंशन है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट के अंदर दो प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, एक खर्चे करने वाला और एक कमाने वाला। खर्चे को एप्रोप्रिएशन, जिसको विनियोग बिल कहते हैं, और फाइनेंस वाला यानी कमाई का साधन। ये दोनों ही बिल प्रस्तुत करने होते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 क्लॉज 3 के तहत आता है और फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 के तहत आता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया का अगर डिजिटल बिल की बात की जाए तो देश के अंदर पहली बार 2020 के अंदर पेपरलेस बजट मेड इन इंडिया टैबलेट पर प्रस्तुत किया गया था केंद्र के अंदर। वहीं राज्यों के अंदर बात करें तो 2015 में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था जिसने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था, और उसने ऐसा करके 15 करोड़ रुपए बचाए थे, ठीक है। यानी कि बजट की छपाई और प्रिंटिंग और इन सबसे बचा लिए थे। तो इस तरह से देश में पहला डिजिटल बजट कब आया, यानी कि जिसकी प्रिंटेड कॉपी नहीं आई, केवल टैब पर ही प्रस्तुत किया गया था, तो 2020 में ऐसा हुआ था। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसी को आप बजट के नाम से जानते हैं। बजट की टर्मिनोलॉजी में आप इस चीज को जानकर रख सकते हैं। यहां पर बहुत सारी डिमांड्स रखी जाती हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जिस टर्म को आपको जब बजट आएगा तब जानना जरूरी होता है। तो असल में क्या होता है ना कि सरकार के पास में जब भी बजट प्रस्तुत, आप ऐसे समझिए कि आप खुद एक सरकार हैं, आपको कमाई का रास्ता भी पता है और आपको खर्च का रास्ता भी पता है, और कमाई और खर्च के बीच का कुछ तो अंतर होगा, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट होंगे और रेवेन्यू खर्च होंगे। खर्च को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और जो प्राप्ति है उसको रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बीच का जो अंतर है दैट इज नॉन एज रेवेन्यू डेफिसिट, यानी जब खर्च ज्यादा होते हैं और कमाई कम होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में सरकार को कमाई के साधन बढ़ाने के लिए या तो लोन लेना पड़ता है या फिर लोगों पर टैक्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बजट के अंदर इस तरह की जब रेवेन्यू डेफिसिट जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो देश के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो या तो लोन पर जाएंगी या फिर टैक्सेशन पर जाएंगी, ठीक है। फिर होता है फिस्कल डेफिसिट, इसके अंदर भी मतलब बजट के अंदर होता है। इसमें क्या है, रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग लेवल पर, यानी हर साल खर्चे और हर साल के मतलब आय। लेकिन एक होता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कुल आय और कुल खर्च। अब उसमें हो सकता है कि विनिवेश के आधार पर भी पैसा आया हो या फिर एफडीआई के आधार पर भी पैसा आया हो। आसान भाषा में ऐसे समझो, आपको पता है कि इस देश के नागरिक टैक्स चुकाते हैं, सब लोग इनकम टैक्स देने वाले या फिर इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं। अब जब टैक्स देते हैं तो टैक्स देने के आधार पर जो आय सालाना हो रही है वो तो रेवेन्यू में चली गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि आपने एनटीपीसी के इतने % शेयर बेच दिए या एयर इंडिया का आपने इतना % हिस्सा बेच दिया। हर साल थोड़ी बेच दोगे, एक बार था तो एक बार बेच दिया, अब अगली बार कहां से ले आओगे उसी एयर इंडिया को, अब तो वो किसी और के पास चली गई ना। तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं या इस प्रकार का जो विनिवेश है, इससे होने वाली जो आय है वो सरकार की आमदनी में शुमार हुई, यानी पैसा तो आया, लेकिन वो पैसा हर साल आएगा ये जरूरी नहीं है। इस तरह से जो कुल आय है और कुल खर्च है उनको आप फिस्कल डेफिसिट के अंदर काउंट करते हैं, यानी कुल खर्च और कुल रेवेन्यू। देखिए रिकरिंग लेवल पर आय और खर्चे होते हैं तब तो रेवेन्यू डेफिसिट में सॉरी, सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के बीच का जो अंतर है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और ये जो है ना वो देश के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। क्यों? जब आपके कुल खर्च ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सरकार को अपने बारे में यह विचार करना होगा कि यार आय के साधन कैसे बढ़ाऊं। तो स्वाभाविक है कि आप कर्जा लेने के बारे में विचार करेंगे। फाइनेंशियल ईयर के अंदर फिस्कल डेफिसिट 6.4% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो सरकार उधार के जरिए जो पैसे जुटाती है वो इसमें शामिल नहीं करती है कि भाई लोन को तो हटा दो आप, और ये जो है 6.4%, ये बड़ी बात है। फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। बिल के अंदर दो प्रकार के बिल होते हैं, ये हमने शुरुआत में बता दिया था। कौन कौन सा? एक होता है वित्त बिल जिसको आप फाइनेंशियल बिल कहते हैं, एक होता है एप्रीसिएशन बिल जिसके माध्यम से सरकार कमाई करती है, ठीक है। ये सारी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं, ये भी हो चुकी हैं।